बच्चों, बिहार बोर्ड बायोलॉजी रिवीजन कोर्स के डे 4 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन या परागण। और ध्यान रखिएगा, ये अब की बार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सारे एस्पेक्ट्स जो ज़रूरी हैं उन सब को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने आज रखा है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। पॉलिनेशन को परागण कहते हैं। तो परागण एवं इसके प्रकार ठीक है। सबसे पहले पॉलिनेशन या परागण को ही समझते हैं और एक एक करके इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन या परागण क्या है? तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिचय वाला पार्ट देख रहे थे, उस समय आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के पहले, निषेचन के पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं सबको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में रखते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, निषेचन पूर्व की घटनाओं में दो बातें होती हैं। एक होता है गैमेट का निर्माण, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण, और दूसरा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक स्थानांतरण। तो ध्यान रखना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्पीय पादप, उसमें फीमेल गैमेट का निर्माण एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है और एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर बंद रहता है। ये पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम के सहारे समझाया भी था। अब क्या है कि फीमेल गैमेट तो मूव नहीं करेगा, मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन्स जो हैं वह बनते हैं एंथर में, और एंथर जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो वो फट जाता है, जिसको हम लोग डेहिसेंस ऑफ एंथर या फिर एंथर का प्रस्फुटन कहते हैं। और तब पोलन ग्रेन्स मुक्त हो जाते हैं और ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं जो मादा जनन अंग है, गाइनेसियम या कार्पेल, उसके स्टिग्मा पर। ठीक है। अब ये जो एंथर से पोलन ग्रेन्स मादा जनन अंग गाइनेसियम के कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। तो एक तरह से पॉलिनेशन या परागण पुष्पीय पादपों में गैमेट ट्रांसफर हो गया। ये गैमेट्स का स्थानांतरण हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया। इतना बात क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? गैमेट ट्रांसफर हो गया। इसमें क्या होता है? तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अर्थात स्थानांतरण, जहां पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर से फीमेल पार्ट गाइनेशियम के स्टिग्मा तक होता है। अब देखिए, अब ये जो पॉलिनेशन है यह दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक एक करके समझा जाएगा। पॉलिनेशन में एक टाइप है जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरे टाइप को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? ये सेल्फ पॉलिनेशन को स्वपरागण कह सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को परपरागण कहते हैं। तो पॉलिनेशन हो गए दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। अब क्या है कि इन दोनों के बीच का लक्षण वाला एक और टाइप होता है जिसको हम यहां डाल देते हैं समझने के लिए, उसको गिटोनोगैमी कहते हैं, गिटोनोगैमी कहते हैं। अब यहां देखना, सबका डिफिनेशन आपको बताएंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे, बस तसल्ली से आराम से आप चीजों को समझते चलिए, अच्छे से रिवाइज करते चलिए। सेल्फ पॉलिनेशन का एक नाम ऑटोगैमी भी है, ऑटोगैमी, और ऐसे ही क्रॉस पॉलिनेशन का नाम जेनोगैमी भी है। ठीक है, जेनोगैमी, इसको हम लोग एलोगैमी भी कह सकते हैं, एलोगैमी। ठीक है ना? कई बार गिटोनोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कंसीडर कर लेते हैं या फिर कई बार इसको क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर मान लेते हैं। ऐसा इसलिए है कि इसमें दोनों का कैरेक्टर हम लोग को मिलता है। अब पहले बात किसका किया जाए? पहले बात किया जाए सेल्फ पॉलिनेशन या
ऑटोगैमी का, स्वपरागण का। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, ध्यान आपको रखना है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं, एक लिंगी पुष्पों को, सॉरी द्विलिंगी पुष्पों को। मतलब क्या हुआ, ऐसे फ्लावर, ऐसे पुष्प जिनमें मादा जनन मतलब गाइनेशियम या कार्पेल, एक कार्पेल हम लोगों ने बनाया, और नर जनन मतलब एंड्रोसियम, तो ये हम लोगों ने एंड्रोसियम का स्टामेन बना दिया। ये दोनों उपस्थित हों, ऐसे पुष्प को, ऐसे फ्लावर को हम लोग द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से सब में नहीं ध्यान रखना है, कई सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, ये जो एंथर हैं, इस एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, और यही वाला पार्ट क्या कहलाता है, एस्टिग्मा कहलाता है। तो एस्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, ये एंथर हो गया, और ये पोलन ग्रेन्स या परागकण हो गए। ठीक है, तो जब एक ही फ्लावर के शर्त है, फ्लावर कौन सा होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी के एस्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो इस घटना को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहा जाता है। क्लियर हो गया बात। अब क्या है कि मैं जैसे बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, लेकिन सब बाइसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हर द्विलिंगी पुष्प में, हर बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये एस्टिग्मा और ये एंथर, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये गाइनेशियम और ये एंड्रोसियम एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। जब उनके मैच्योरिटी का, परिपक्व होने का समय अलग अलग होगा, तो उस कंडीशन में ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ ये भी हुआ कि तब कई सारे ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात। अब सुनिए, अब यही लगे हाथ हम लोग ये बात समझ लें कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि वियोला है, कोमेलिना है, ये सब कई सारे से, ऑक्जेलिस है, कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि फ्लावर ही होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब हुआ कि ये मान लो कि फ्लावर का पेटल है, और ये पूरी तरह से जो जनन अंग हैं उनको बंद किए हुए हैं। जब पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स जब खुलेंगे तब फ्लावर को हम लोग खिला हुआ फ्लावर कहेंगे, खिला हुआ पुष्प कहेंगे। और जब ये नहीं खिलेंगे तो इनको हम लोग बंद फ्लावर कहेंगे। ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर कहेंगे। तो जैसे बताया कि आपको कोमेलिना में, वियोला में, ऑक्जेलिस में, ये प्लांट के नाम हैं। इनमें दो तरह के फ्लावर लगते हैं। कुछ फ्लावर खिल जाते हैं, ओपन फ्लावर, उनको कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। और कुछ फ्लावर बंद रह जाते हैं, खिलते ही नहीं है, उनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। अब सोचिए, अब मान लीजिए कि फूल खिल ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो उसमें एंथर और एस्टिग्मा को भी साथ साथ परिपक्व होना होगा। काहे कि बाहर से पोलन ग्रेन्स आने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, मतलब जो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, उनमें हमेशा कौन सा पॉलिनेशन होगा, उनमें हमेशा होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक खास बात है, इस घटना को हम लोग क्लिस्टोगैमी कह देते हैं, क्लिस्टोगैमी कह देते हैं। तो ये ध्यान में रख लेना है। और रोज आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, रोज आपसे ये बात दोहरा रहा हूँ मैं, कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इन डिटेल नोट्स में लिखा गया है। और नोट्स कहाँ उपलब्ध है, तो नोट्स उपलब्ध है कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम में सेपरेट, इंग्लिश मीडियम में सेपरेट। तो आप वहां से अपने मीडियम के अनुसार से नोट्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ऐसे ही रिवीजन आराम से करते चलिए। और मल्टीपल रिवीजन का जरूरत है, मतलब बार बार चीजों को आपको रिवाइज करना होगा, तभी जाके चीजें आपके साथ रहेंगी। नहीं तो आप एग्जाम में ठीक से नहीं लिख पाइएगा। एग्जाम में आंसर लिखिएगा, लेकिन एग्जाम में जितना इफिशियंसी चाहिए, जितनी क्षमता चाहिए, उस क्षमता से आप अपने उत्तर को प्रस्तुत नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पर, तब लास्ट में देखा जाएगा गिटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में मामला अलग है। इसमें क्या है कि दो फ्लावर होते हैं,
इसमें क्या बताऊं, 2 फ्लावर होते हैं। ये मान लो एक फ्लावर हो गया, इसका ये गाइनेशियम और ये इसके स्टामेन, ठीक है। एक ये फ्लावर हो गया, बाकी के जो पार्ट्स हैं एसेसरी पार्ट्स हम लोग चाहे तो इनको बना दें ऐसे, तो ये पूरा फ्लावर हो गया। अब क्या है कि मान लो कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, या फिर फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, और में सिर्फ और सिर्फ एंड्रोसियम होंगे, ये एंड्रोसियम के स्टामेन हो गया, और दूसरे प्रकार के जो फ्लावर्स होंगे इनको हम लोग मेल फ्लावर कर सकते हैं, और दूसरे प्रकार के जो फ्लावर होंगे उनमें सिर्फ गाइनेशियम होगा, ठीक है ना। उनमें सिर्फ क्या होगा, गाइनेशियम होगा। तो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर मान लो कि पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स का स्थानांतरण है वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर हो, तो इस तरह के पॉलिनेशन को, इस तरह के परागण को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के नाम से जानेंगे, जिसको जेनोगैमी भी कहते हैं। समझ आ रहा है बात? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, कहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन, इसके कई सारे फायदे हैं। तो इनके फायदे को और नुकसान को एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग कहाँ देख लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के साथ एक क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया, इसमें 2 फ्लावर चाहिए और ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बस बात इतना ही है कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा उसमें एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का क्या होगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, और ये जो फ्लावर हैं ये अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होंगे। ये फ्लावर समान प्लांट के नहीं होंगे, ये फ्लावर कैसे होंगे, तो अलग अलग प्लांट के होंगे, ठीक है। यहां आना, अब मैं बोला था कि इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो एक मिश्रित रूप है वो गिटोनोगैमी है। तो गिटोनोगैमी में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे मक्का का प्लांट हम लोग देखेंगे, तो मक्का के प्लांट में जो मक्का का भूटा हम लोग खाते हैं यहाँ पर, तो इसमें लगते हैं फीमेल फ्लावर, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, और यहाँ पर इसके हेड पर यहाँ लगते हैं मेल फ्लावर्स। अब देखना जरा सा, तो अब इसमें क्या है बताओ, एक ही प्लांट है और एक प्लांट पर एक जगह लग रहे हैं मेल फ्लावर और एक जगह लग रहे हैं फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं जब यहाँ ट्रांसफर होंगे तो इस घटना को हम लोग गिटोनोगैमी कहेंगे। अब देखो क्या क्या हुआ है, यहाँ पर फ्लावर अलग अलग हैं, एक नहीं है। ये ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, लेकिन चूंकि फ्लावर एक ही प्लांट के हैं तो जो कैरेक्टर, जो आनुवांशिक गुण इस फीमेल फ्लावर का है वैसा ही जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवांशिक गुण किसका है, मेल फ्लावर का भी है। तो उस हिसाब से ये कैसा दिख रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा। मतलब कि जेनेटिक कैरेक्टर के बेसिस पे देखें तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर हम यहाँ पे देखें कि फ्लावर्स अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा जरा सा, और क्या है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें पोलन ग्रेन्स के स्थानांतरण के लिए, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम, किसी एजेंट या किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जैसे एंथर फटता है पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ये फ्लावर अलग अलग होते हैं, जिसके कारण से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए एजेंसी का या एजेंट का जरूरत पड़ता है। क्लियर है? तो एजेंट्स को या एजेंसी को जो पॉलिनेशन में सहायता करते हैं उनको हम लोग अलग से देख लेंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन पॉलिनेशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो बन सकता है इस पॉलिनेशन या परागण वाले टॉपिक से, वो बनेगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, अंतर। आसान सी चीजें हैं। हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण ऐसे लिख करके और एक टेबल बना लेंगे। हम लोग हमेशा अंतर टेबल के रूप में लिखेंगे, तो टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। और टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, अब एक एक करके हम लोग अंतर लिखेंगे।
आपको समझाया है कि जब कभी भी आप अंतर लिखने चलेंगे दो चीज़ों के बीच में, तो कोशिश करिए कि पहला अंतर उनके परिभाषा के रूप में हो, पहला अंतर उनके डिफिनीशन के रूप में हो। अब क्या है, जब आप परिभाषा के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले बताएंगे कि भाई सेल्फ पोलिनेशन को सबसे पहला अंतर हम लोग रखेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन मतलब पर परागण की परिभाषा या डिफिनीशन क्या है। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है, तो एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर या स्थानांतरण है। ये इधर लिख दिया हम लोगों ने, और इधर क्या लिखेंगे कि एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण क्रॉस पॉलिनेशन है। हो गया काम। दूसरा प्रमुख अंतर क्या लिखेंगे कि सेल्फ, यहां तो डिफिनीशन हो गया परिभाषा, दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन में किसी एजेंट या एजेंसी मतलब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहां पर क्या होती है, तो एजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो दूसरा प्रमुख अंतर हो गया। तीसरा प्रमुख अंतर क्या है कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है तो इसमें चूंकि पोलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो पोलन ग्रेन्स की ज्यादा बर्बादी नहीं होती है, पोलन ग्रेन्स की बर्बादी कम होती है, पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज कम होता है, जबकि यहां पर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स मतलब पोलन की बर्बादी बहुत होती है। समझा गया बात। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट बात कि सेल्फ पोलिनेशन में स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स एक ही स्पीशीज के हैं, उस पर कोई संदेह ही नहीं है। तो निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यहां पर पॉलिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पोलन और स्टिग्मा एक ही प्रजाति के हों तो फर्टिलाइजेशन की संभावना कम रहेगी। आप ये मत लिख दीजिएगा कि नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आगे सीड कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, तो मतलब कम होगी। ये हो गया हम लोग का। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो जो अनुवांशिक गुण पोलन ग्रेन्स में होंगे वही अनुवांशिक गुण कहाँ हो जाएगा, वही हो जाएगा एग सेल में मतलब फीमेल गैमेट में। तो जो नए वाले जो प्लांट आएंगे उनमें कुछ भी नया कैरेक्टर नहीं आएगा, मतलब वेरिएशन नहीं होगा। तो सेल्फ पोलिनेशन से हम नए वैरायटी न्यू वैरायटी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में देखें तो एक फ्लावर का, एक प्लांट के एक फ्लावर का पोलन और दूसरे प्लांट के फ्लावर का क्या बताओ, एक सेल। तो यहां जब इनका फ्यूजन होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या होगा, अनुवांशिक विविधता या वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन आएगा तो उसका परिणाम होगा कि इसके द्वारा न्यू वैरायटी का विकास हो जाएगा, नए प्रभेदों का विकास हो जाता है। इतना पर्याप्त है, इतना आप यहां पर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि पॉलिनेशन में या परागण की क्रिया में खास करके किसमें, तो क्रॉस पॉलिनेशन में या फिर गिटोनोगैमी में, क्रॉस पॉलिनेशन में और गिटोनोगैमी में पोलन ग्रेन्स के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, और उसी मीडियम को हम लोग पॉलिनेशन का एजेंसी कहते हैं, या हम लोग यहाँ लिख सकते थे एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसी या पर परागण की एजेंसी, ठीक है। अभी जो क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट या एजेंसीज हैं हम लोग इनको दो भागों में बांट करके और लिखेंगे। ये दो भाग कौन से होंगे, कई सारे जीव होते हैं विशेष करके कीट जंतु जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कराते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। तो उन सब को हम लोग क्या कह देंगे, बायोटिक एजेंट्स कह देंगे, बायोटिक एजेंट्स कह देंगे, ठीक है ना। बायोटिक एजेंट क्या होगा, जैव एजेंट हो गया ये, जो कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं। और इसके साथ साथ ढेर सारे प्रजातियों में प्लांट के पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वायु या फिर वाटर के द्वारा होता है, तो उनको हम लोग एबायोटिक एजेंट्स कह देंगे, एबायोटिक एजेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो एजेंसीज हैं पॉलिनेशन के वो दो प्रकार के हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा, जंतुओं के द्वारा होता है, मतलब बायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हनी बीज के द्वारा होता है।
मधुमक्खियों के द्वारा होता है। या कहते हैं मधुमक्खी क्या होती है, कीट होती है, तो कीटों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है ये बात? अब सुनिएगा, अभी जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बायोटिक एजेंट से। एक पूछा जाएगा कि भाई आखिर ये जो जीव हैं, कीट हैं या कोई दूसरा जीव है, उसको क्या ऐसा मिल रहा है कि वह जा रहा है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए। तो यहां पर जो कीट हैं या जो दूसरे जीव हैं उनको दो चीजें मिलती हैं। खास करके कीटों की बात करें, अगर हम लोग इंसेक्ट्स की बात करें तो दो चीजें मिलती हैं। एक तो उनको फूड मिलता है, उनको मिलता है भोजन, ठीक है। अब भोजन के रूप में प्लांट से क्या मिलता है, तो इसमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो खुद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह पोषक तत्वों के भंडार होते हैं, तो कुछ पोलन ग्रेन खा जाते हैं, तो एक तो पोलन ग्रेन भोजन के रूप में मिलता है। और दूसरा मधुरस होता है, नेक्टर होता है, मधुरस या नेक्टर कहते हैं हम लोग, यह होता है फ्लावर्स में, तो ये मिल जाता है उनको खाने के लिए। तो बढ़िया भोजन मिल रहा है तो उसके लालच में तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लावर के अंदर रहते भी हैं, मतलब उनको शेल्टर भी मिल जाता है, रहने का स्थान मिल जाता है, रहने का स्थान मिल जाता है। अब बताओ, अब इससे बढ़िया क्या होगा? जो कीटों की बुनियादी आवश्यकता है, रहने का जगह, सुरक्षित जगह और भोजन, ये दोनों मिल जा रहा है। हाँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास है। अब ना शिक्षा स्वास्थ्य को जोड़ दिए हैं मुख्य रूप से, भोजन, वस्त्र, आवास। इनको कौन सा वस्त्र पहनना है, तो वस्त्र ऐसे ही गायब हो गया, बच गया भोजन और आवास, ये दोनों इनको मिल जा रहा है। जैसे मोथ जो है एक कीट है, यह यूका प्लांट के फ्लावर में रहता है। कहाँ रहता है ये? यूका प्लांट के फ्लावर में रहता है। और दोनों देखो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। यूका प्लांट से मोथ को भोजन मिला, बदले में मोथ क्या दे रहा है यूका प्लांट को? तो पॉलिनेशन, मतलब पोलन का ट्रांसफर दे रहा है। तो एक तरह से संबंधों की बात की जाए कि इन कीटों में और पुष्पीय पादपों में क्या संबंध है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवी संबंध है। क्लियर हो रहा है ये? चलिए, एक तो ये प्रश्न तुमसे पूछेगा। दूसरा क्या है कि जो बायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स अलग अलग तरह के, उनका टर्मिनोलॉजी है, वहां से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर मान लो कि कीटों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, पहले तो जंतुओं ही बोलो, अगर जंतुओं के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको जूफिली कह देंगे। उसको क्या कहा जाएगा? जूफिली कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि कीटों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एंटोमोफिली कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। कीटों के द्वारा पॉलिनेशन को, इंसेक्ट्स के द्वारा, ये जंतुओं के द्वारा पॉलिनेशन को जूफिली कहेंगे। अब जंतुओं में ही क्या है कि अगर मान लीजिए कि चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, बैट के द्वारा, तो उसको कीरोटेरोफिली कहते हैं। और यही मान लो अगर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, पक्षियों के द्वारा, तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये हो गया पक्षी के द्वारा पॉलिनेशन, और ये हो गया चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद कर लेना है। सीधे ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर हो सकता है कि 2 मार्क्स में लिख दे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा संभावना है, तो आप इनको याद करेंगे। अगर जंतुओं के द्वारा पॉलिनेशन है तो जूफिली, कीटों के द्वारा है तो एंटोमोफिली, चमगादड़ के द्वारा है तो कीरोप्टेरोफिली, और पक्षी के द्वारा है तो ऑर्निथोफिली। और भी है, आवश्यकता नहीं है। चलिए, लोड तो बढ़ाना नहीं है, रिवीजन क्लास है ये, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब क्या है ना कि जो बायोटिक है, हाँ एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो डिस्कस हो ही रहा है तो एक और चीज कर सकते हैं कि ये जो फ्लावर हैं जिनमें कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनका क्या विशेषता है? तो उनकी विशेषता क्या है कि फ्लावर जो है वो कीटों को आकर्षित करने के लिए अपने में कुछ एडेप्टेशन या अनुकूलन रखते हैं। जैसे फ्लावर सुंदर सुंदर होंगे, ब्राइट कलर्ड होंगे, फ्लावर जनरली बड़े होंगे, खूब बढ़िया खुशबू होगा उनमें, खूब सारा पोलन ग्रेन्स का निर्माण होगा। इन सारी चीजों के चलते क्या होंगे, कीट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित होते हैं। क्लियर हो गया? आ जाइए बायोटिक एजेंट्स की तरफ। बायोटिक एजेंट्स में 2 हो गए, एक हो गया विंड या वायु, और दूसरा
जल, मतलब वाटर, जल। क्लियर है ना? अब सुनिए, यहां पर सबसे पहली बात कि जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है वह एबायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा है, एबायोटिक में सबसे ज्यादा है। और विंड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहते क्या हैं? तो विंड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग एनीमोफिली कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। देखो तो इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोगों ने एंटोमोफिली कहा था, और विंड या वायु के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोगों ने क्या कहा है? एनीमोफिली कहा है। किसमें होता है? तो जो घास वगैरह की जो स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, या मक्का वगैरह में ये विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर्स की क्या खासियत है, ऐसे फ्लावर का क्या मेरिट है? तो क्या है कि चूंकि विंड से पोलन ग्रेन को आना है, तो पोलन ग्रेन सामान्यतः हल्के होते हैं और उनमें कोई चिपचिपाहट नहीं होती है, मतलब नॉन स्टिकी होते हैं। चिपचिपाहट होने से बालू वगैरह के जो कण हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, चिपक जाएंगे, पोलन ग्रेन भारी होकर के गिर जाएंगे, दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जो स्टिग्मा होता है वो थोड़ा सा हेयरी फेदरी होता है, रोएदार होता है, चौड़ा होता है, ताकि पोलन ग्रेन आए तो आसानी से उसी में फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। और क्या है, तो विंड से पॉलिनेशन होना है, कौन सा इंसेक्ट्स को आकर्षित करना है? तो जो एसेसरी फ्लोरल होल्स हैं, मतलब फ्लावर के अंदर गाइनेशियम और ये एंड्रोसियम, ये तो होने जरूरी हैं, बट कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ना, इनको हम लोग सहायक पुष्पीय चक्र कहते हैं या एसेसरी फ्लोरल होल कहते हैं। तो ये जो एसेसरी फ्लोरल होल है, कई बार क्या हो जाएगा, विंड से जब पोलन ग्रेन आएगा तो इसको रोकेंगे, बाधा बनेंगे। तो अधिकांश विंड द्वारा पोलिनेटेड फ्लावर्स में ये एसेसरी फ्लोरल होल्स, मतलब कैलिक्स और कोरोला, बहुत छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अब देखते हैं हम लोग वाटर द्वारा पॉलिनेशन। तो ध्यान रखना है कि वाटर द्वारा पॉलिनेशन बहुत कम स्पीशीज में होता है, एक्वेटिक प्लांट के, जलीय पादपों के। ढेर सारे जो जलीय प्लांट हैं उनमें वायु द्वारा या कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोग हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। अब एक आध दो एग्जाम्पल जो दिमाग में रखना है वो रखना है, एक समुद्री पौधा होता है जोस्टेरा, समुद्री घास है जोस्टेरा, इसमें होता है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, ये फ्रेश वाटर प्लांट है, तालाब वगैरह मिलता है, इसमें होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो एजेंट्स हैं किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के, वो कौन कौन से हैं और उनके लिए क्या क्या हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़िए और एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, हर तरह के यहाँ पे रिटन एग्जाम वाले क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं। फैक्टर्स प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन को, पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाले कारक। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, इसमें टर्म्स कुछ यूज हुए हैं, कुछ शब्दावली यूज हुई है, और वहीं आपसे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। तो उन सारे शब्दावलियों को आपको याद करके रखना है, उन सारे टर्म्स को आपको याद करके रखना है। हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं। कहता है कि सबसे पहली बात कि जितने भी एक लिंगी फ्लावर होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जिसमें अलग अलग होते हों, ऐसा होगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है, हर हाल में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जैसे कैस्टर में, मेज में, कुकुरबिट्स में, मतलब अरंडी बोलते हैं कैस्टर को, मेज आप मक्का समझ ही रहे हैं, कुकुरबिट्स आप समझ रहे हैं, ये जो कद्दू वगैरह, ये जो खीरा जैसा जो प्लांट होता है। तो इन सब में क्या होता है, फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। तो उनमें क्या है कि भाई हर हाल में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, और इसको डाइक्लाइनी कहा जाता है, या फिर इसको यूनिसेक्सुअलिटी कहा जाता है, एक लिंगता कहते हैं इसको,
यूनिसेक्सुअलिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया ये? दूसरा क्या है, दूसरे को बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी क्या है, ये डाइकोगैमी क्या है बताओ? डाइकोगैमी कहता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर में एंड्रोसियम गायनेसियम दोनों हो, लेकिन दिक्कत क्या हो कि एंड्रोसियम और गायनेसियम अलग अलग समय पर मैच्योर होते हो, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हो। उस कंडीशन में अब क्या होगा, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं हो पाएगा, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और इसी घटना को हम लोग डाइकोगैमी के नाम से जानते हैं। अब डाइकोगैमी में दो कंडीशन बनेगा, एक बनेगा जब एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाएगा, पहले परिपक्व हो जाएगा, और दूसरा बनेगा जिसमें गायनेसियम पहले परिपक्व हो जाएगा। अगर मान लो एंड्रोसियम पहले परिपक्व हुआ तो उसको प्रोटेंड्री कहेंगे। अगर एंड्रोसियम पहले परिपक्व हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रोटेंड्री कहा जाएगा। यहाँ पे ऐसे तुम याद भी कर सकते हो, एंड्री या ये वर्ड किससे मिलता जुलता है? एंड्रोसियम से। तो प्रोटेंड्री मतलब पहले एंड्रोसियम परिपक्व हो रहा है गायनेसियम की तुलना में। और डाइकोगैमी में जो दूसरा टाइप है जिसमें कि गायनेसियम एंड्रोसियम से पहले परिपक्व होगा, उसको क्या कह देंगे हम लोग? प्रोटोगाइनी कह देंगे। प्रोटोगाइनी कह देंगे, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे गाइनी वर्ड लगा है तो गायनेसियम हो जाएगा। इससे हम लोग एग्जाम में इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चलिए, तो ये दो कंडीशन हो गए। एक तीसरा कंडीशन होता है जिसको हम लोग सेल्फ एस्टरलिटी कहेंगे। सेल्फ एस्टरलिटी, स्वबंध्यता कह सकते हैं, स्वबंध्यता। अब ये स्वबंध्यता क्या है? मतलब कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन उसके बावजूद भी एंड्रोसियम गायनेसियम एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा मुख्य रूप से जेनेटिक रीजन से होता है, ऐसा मुख्य रूप से अनुवांशिक कारणों से होता है। क्लियर हो गया ये? अगली चीज, एक और कंडीशन होता है जिसको हम लोग हेटेरोस्टाइली के नाम से जानते हैं। हेटेरोस्टाइली के नाम से जानते हैं, हेटेरोस्टाइली, ठीक है ना? हेटेरोस्टाइली, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पे हेटेरोस्टाइली का अर्थ क्या हुआ कि प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल तो लग रहे हैं लेकिन उसमें जो लंबाई है, किसकी लंबाई? तो गायनेसियम की लंबाई और एंड्रोसियम मतलब स्टामेंस की लंबाई। अब देखिए ध्यान से, हम समझने के लिए एक डायग्राम बना दिए। इन दोनों की लंबाई में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अंतर का परिणाम क्या है? जैसे मान लो अगर एंड्रोसियम छोटा है तो एंथर से पोलन ग्रेन यहां गिर जाएंगे और पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करा पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आएगा और तब जाकर के पॉलिनेशन होगा। इस घटना को हेटेरोस्टाइली के नाम से जाना जाता है। और अंतिम हर्कोगैमी कहते हैं, हर्कोगैमी कहते हैं। ये हर्कोगैमी क्या है? पता है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि ये जो तुम्हारा गायनेसियम है और ये एंड्रोसियम, ये दोनों क्या रहेंगे? साइज में लगभग बराबर रहेंगे, दोनों एक साथ परिपक्व भी होंगे, उसके बाद भी कोई अनुवांशिक अवरोध ना हो, उसके बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो अब भाई क्या दिक्कत हो गई जो नहीं होता है? तो यहाँ पर बोलता है कि क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है, यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध होता है। अब अवरोध कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो एंड्रोसियम है यह इस स्टिग्मा से इसका एंथर दूर हो, लंबाई समान हो पर क्या हो? एंथर दूर हो। उस कंडीशन में पोलन ग्रेन्स इधर कहीं गिर जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि ये जो स्टिग्मा है और ये एंथर है, इसके बीच में क्या हो जाए? तो ये जो फ्लावर का पेटल वगैरह है वो आ जाए, तो भी क्या नहीं हो पाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा पॉलिनेशन से संबंधित टॉपिक्स को। और भी टॉपिक आप पूरा डिटेल पढ़िएगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि भाई यहाँ डाउट है, यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन करिए, आप पूछिए। और जो आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ये बात इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो क्लासरूम में हैं, क्लास आते हैं,
वो तो इन्फॉर्म करिए, क्लास में आकर के पूछ लीजिए। जो नहीं आ सकते हैं, जब तक आप कमेंट के थ्रू हमसे नहीं पूछिएगा, मुझे कैसे ये बात समझ में आएगी कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके काम का है या नहीं। तो पैसिव जब बने रहेंगे, जब निष्क्रिय बने रहेंगे, उससे नुकसान आपका होगा। और ऐसे करते करते 3, 4, 5 क्लास और कराने के बाद तब फिर हो सकता है कि हम क्या करें, थक जाएं और इन क्लासेस को बंद कर दें। तो आप थोड़ा इंटरेक्ट करिए, आप थोड़ा सा सहयोग करिए, आप बताइए कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बात मैं और चाहता हूँ वीडियो क्लोज करने से पहले आपको बता देना। यहाँ देखना, एक टॉपिक हम लोग को कवर करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो, एक टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम लोग हिंदी में कृत्रिम संकरण कहते हैं। कृत्रिम संकरण कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि ये टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कहता है कि आप क्या करते हैं, ये प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, पादप प्रजनन कराने वाले, कि दो अपने मन के पसंद का प्लांट चुन लेते हैं। सामान्य रूप से एक ही प्रजाति के होते हैं बट प्रभेद अलग अलग, मतलब वैरायटी अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो दो प्लांट्स का चयन किया जा रहा है वो प्लांट अनुवांशिक गुणों में, जेनेटिक कैरेक्टर्स में एक दूसरे से भिन्न है, और उन दोनों प्लांट्स के बीच में एक क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है कृत्रिम रूप से, मतलब मनुष्य के द्वारा। जब कहीं मनुष्य आ जाता है, जब कोई काम मनुष्य के द्वारा होता है तो उसी को हम लोग कृत्रिम या आर्टिफिशियल कहते हैं। अब अगर मान लो ये क्रॉस मतलब कि पॉलिनेशन अगर मनुष्य के द्वारा कराया जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है बात ये? अब सुनना, आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है, कृत्रिम संकरण, इसके कुछ चरण हैं। इन चरणों में सबसे प्रमुख है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन या इसको हम लोग कहते हैं विपुंसन। विपुंसन, तो थोड़ा सा हम लोगों को पहले तो समझा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन होता क्या है, अब समझें कि इमैस्कुलेशन इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में क्या होता है। देखो जरा सा, जब हम लोग क्रॉस कराने चलते हैं तो दो अलग अलग वैरायटी के मान लो प्लांट लिया, अलग अलग अनुवांशिक गुण वाला, और इसमें अगर फ्लावर जो लग रहे हैं बाइसेक्सुअल हुए तो हमको तो कराना है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन तो कराना नहीं है। अब यहां देखिए जरा सा, ये मान लो कि हमने क्या कर दिया, दो फ्लावर बना दिए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, दो फ्लावर अपने समझने के लिए बना दिया, दोनों अलग अलग प्लांट के हैं। अब हमको कराना है क्रॉस पॉलिनेशन। जब ये फ्लावर मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, तो ऐसी पूरी संभावना है, दो संभावनाएं देखो, ऐसी पूरी संभावना है कि ये एंथर फटे, अब फटने के बाद पोलन ग्रेन कहां गिर जाए, यहां से स्टिग्मा पर। तो हम चले थे क्या कराने, क्रॉस कराने, और ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या करना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का जुगाड़ करना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं तब प्लांट ब्रीडर्स कि ये जो स्टामेन्स हैं इनके परिपक्व होने से पहले, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब एंथर में पोलन ग्रेन्स विकसित नहीं हुए हैं उसके पहले हैं, इनको काट करके हटा देते हैं। किसको काट के हटा देते हैं, स्टामेन्स को, अपरिपक्व इमैच्योर स्टामेन्स को काट करके हटा देते हैं। इसी घटना को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के समय में पॉलिनेशन से पूर्व ही इमैच्योर और परिपक्व स्टामेन्स को काट करके हटा देने की घटना इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहलाती है। इस विपुंसन से क्या लाभ है, तो इसके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ये? अब सुनना, अब इसमें एक और बात मैं जोड़ता हूं कि भाई अब मान लो कि ठीक है हमने ये हटा दिया, लेकिन कोई जरूरी है कि जो दूसरा फ्लावर जो हम लोग चुन के लाए हैं, दूसरा प्लांट, इसी से पॉलिनेशन हो? बाहर से भी तो पोलन ग्रेन आ सकता है, बाहर से तो पोलन ग्रेन आएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन ही कहा जाएगा। तो अगर बाहर से पॉलिनेशन हो गया तो हम जिन गुणों वाला प्लांट चाह रहे थे विकसित करना, वैसा प्लांट विकसित नहीं होगा। तो अब किसको रोकना पड़ेगा, अवांछित पोलन ग्रेन्स को रोकना पड़ेगा, अनवांटेड पोलन ग्रेन्स को रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए तब साइंटिस्ट क्या करते हैं
या प्लांट बिल्डर क्या करते हैं, इस स्टिग्मा को एक बैग से, सेलुलोज या पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं, बांध देते हैं, और इसको हम लोग का बैगिंग कहते हैं। इसको क्या कहता है, बैगिंग कहा जाता है। तो ये एक बीच में चीज थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, इसको भी आप लोगों ने देख लिया। अच्छे से मेहनत करिए, दिन रात एक कर लीजिए, आपको जैसे समझाया जाता है कोशिश करिए कि गार्जियन समझ के उस बात को माना जाए, और कुछ दिन के लिए उस पर चला जाए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलिएगा, आप खुद ही अभ्यस्त हो जाइएगा, उसका लाभ हानि आपको समझ में आने लगेगा, और तब आप खुद से ही खुद को प्रेरित करके और आगे बढ़ने लगिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है मेहनत कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड लक।